तो अब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स क्यों ज़रूरी है फिजिक्स पढ़ने के लिए, पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सो हाई बेसिक मैथमेटिक्स इज एसेंशियल फॉर फिजिक्स। फिजिक्स की सिर्फ एक और एक ही लैंग्वेज है, वो है मैथमेटिक्स। जितना बेहतर तरीके से हम मैथमेटिक्स समझते होंगे उतना ही हमारी फिजिक्स हम स्पीड से चला पाएंगे। फिजिक्स के बेसिकली दो हम बड़े बड़े पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक फिजिक्स का कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, फिर हम बाद में उन रूल्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम किसी थ्योरी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, तो जब बॉडी ऊपर जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे पुल करेगा, तो कुछ टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वर्टिकल कंपोनेंट, और बॉडी नीचे आना चालू कर देगी। अब हमें ये कैलकुलेट करना ज़रूरी है कि बॉडी कहाँ पर गई है, किस एंगल पर फेंकने से कितनी हाइट पर जाएगी, और हम जहाँ से फेंके हैं वहाँ पर हमसे हॉरिजॉन्टली कितना दूरी पर जा कर के गिरेगी। ये सब कैलकुलेशन अपने को परफॉर्म करना पड़ेगा। सो हम 11 क्लास की फ़िज़िक्स में या 12th क्लास की फ़िज़िक्स में हमें जिन जिन इसेंशियल मैथमेटिक्स की ज़रूरत होगी उसका हम डिस्कशन क्लास 11th में ही कर लेंगे। बट पूरे 2 साल फिज़िक्स पढ़ते समय आपको बार बार मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। हम लोग वहाँ पर बार बार पढ़ाते रहेंगे। जो हमें मैथमेटिक्स चाहिए फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए 11-12 की, वो 12th की ही मैथमेटिक्स है। और वो बच्चे जो 12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए, या जो पढ़ भी रहे हैं उनके लिए भी हम शुरू में बेसिक मैथमेटिक्स की ये लेक्चर यहाँ पर अभी हम हैंडल कर रहे हैं। सो हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले इस बात को देख लिया जाए। सो व्हाई मैथमेटिक्स इज एसेंशियल फॉर फिजिक्स, ये मैंने आपको समझा दिया। मैथमेटिक्स एक हमारा टूल है और बिना उसके हम आगे फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे वो चैप्टर नंबर 1 से ही हो। हम चैप्टर नंबर 1 में यूनिट डायमेंशन ले, या हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करें, या फिर आगे चल के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, या वर्क, पावर, एनर्जी, मैकेनिक्स, तो पूरी की पूरी मैथमेटिकल स्टडी है। सो कोई ऐसी ब्रांच नहीं पढ़ेंगे फिज़िक्स में जहाँ पर हमें जा कर के मैथमेटिक्स का काम नहीं पड़े। किस किस मैथमेटिक्स का ज़्यादा काम पड़ेगा, सो वहाँ पर हम ये देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है टिग्नोमेट्री। बेसिक टिग्नोमेट्री 9th या 10th में हम पढ़ रहे होते हैं। सो यहाँ पर हमें कितना टिग्नोमेट्री चाहिए ये समझेंगे। सो एंगल क्या है, एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। यदि हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल के जो 3 साइड्स हैं उनका रेशियो अपने को निकालना है, तो उनके रेशियो को हम 6 टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और आगे ऑलमोस्ट पूरी फिज़िक्स में बार बार हमारा टिग्नोमेट्री का काम पड़ता रहेगा। सो टिग्नोमेट्री में टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी वैल्यूज़, रेडियन को डिग्री में कन्वर्जन, डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन, और हमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब की वैल्यू और इनके बेसिक इक्वेशन पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं अपने को टिग्नोमेट्री का काम पड़ेगा, लेकिन जो इसेंशियल है, जो मैं आपको क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ, वो अपने को आना चाहिए। फिर हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत छोटा सा पोर्शन हमारे काम आएगा कि हम किसी पॉइंट को स्पेस में कैसे लोकेट करते हैं। 2 पॉइंट को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, और इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं पड़ेगा। सर्कुलर मोशन पढ़ते समय यदि हम मैथमेटिकली एनालाइज करना चाहते हैं तो हम सर्कल की इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए ऑप्शनल होता है और हमें सर्कल की इक्वेशन पढ़ने की अच्छा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट फिर भी मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाते समय सर्कल का इक्वेशन पढ़ा दूंगा, सर्कल को ड्रॉ करना सीख लेंगे। ये बेसिक बातें हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखेंगे। इसके बाद एलिमेंट्री अलजेब्रा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसका बार बार काम पड़ेगा। हमें 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करने आने चाहिए। 3 वेरिएबल तक के भी इक्वेशंस हमारे काम आ सकते हैं, बस 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, इससे अधिक हमारी इक्वेशंस नहीं बनेंगे। बट अब ये पूरी फिजिक्स में हर जगह ही काम आता रहेगा। हम लोग जो है अननोन निकाल रहे होंगे, और जब हम अननोन निकाल रहे होंगे तो हम कई इक्वेशंस वहाँ पर बनाएंगे। सो बार बार इसका काम पड़ेगा। सो ये हमारे पास एक इसेंशियल प्रैक्टिस है, ये अपने को आनी चाहिए। इसके बाद हम 2 नए पोर्शन पढ़ेंगे, कैलकुलस। कैलकुलस के दोनों पार्ट पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ये आप मान लीजिए कि ब्रेड एंड बटर है फिज़िक्स का। ये हम लोग 9-10 तक कैलकुलस जैसी कोई चीज़ पढ़ करके नहीं आए होते हैं।
सो मैं एलिमेंट्री लेवल पर बहुत आसानी तरीके से कैलकुलस कैसे सीख सकते हैं, इस पर हम डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना अपने आप को एकदम भी टफ नहीं लगेगा, हाईली इंटरेस्टिंग भी है। कोई इसमें ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे कि अपने मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अपने को फिजिक्स नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स को हम एक टूल की तरह यूज़ करेंगे और उन टूल को हम पहले एक बार देख लेना चाहते हैं, जिससे हमारे बेसिक एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, कि हमें ये सोचने में दिक्कत नहीं आए कि हम ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो इसका क्या मतलब होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया तो इसका क्या मतलब होता है, अलजेब्रा की यदि मैंने कोई चीज़ कैलकुलेशन किया तो वो समझने में दिक्कत नहीं। यदि आप भूल जाते हैं तो आप अपने नोट्स को हमेशा रिफ़र कर सकते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है एंगल। एंगल को हम यूजुअली थीटा सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है हम एंगल का रिप्रेजेंटेशन एक्स, टी या कुछ भी आगे ले सकते हैं, बट यूजुअली एंगल को हम थीटा डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। सो मैथमेटिकली हम एंगल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो एंगल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यदि हमारा एंगल प्लेन में है तो प्लेन एंगल कहलाएगा, और यदि दो प्लेन जहाँ पर काटते हैं तो वो सॉलिड एंगल कहलाएगा। सॉलिड एंगल का काम अभी हमारा नहीं है, बट मान लिया कि जैसे मेरे हाथ में है ये एक प्लेन हो गया और मेरा हाथ ये प्लेन हो गया, मैं इन दोनों को ऐसे मिला दिया ये एक दूसरे से, तो मेरे हाथ और ये मोबाइल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो तो सॉलिड एंगल कहलाएगा। तो सॉलिड एंगल यदि हमें लेना होगा तो हमें वो दो ऐसे दो प्लेन हैं उनके बीच का एंगल ले सकते हैं, बट हम सॉलिड एंगल नहीं डिफाइन करना चाहते हैं, प्लेन एंगल। यदि नहीं लिखा है कहीं पर तो एंगल का मतलब केवल प्लेन एंगल समझेंगे। फ्लक्स पढ़ते समय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम आगे चल करके सॉलिड एंगल ले सकते हैं, बट हमारा सॉलिड एंगल का ज़्यादा काम नहीं है। सो हम एंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो एंगल डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम एक रे लेते हैं, ये एक इनिशियल रे कहलाएगी। सो दिस इज इनिशियल रे। अब इस इनिशियल रे को हमें रोटेट करना है अपनी पोजीशन से। इस रे को हमने यहाँ से रोटेट कर दिया। सो या तो मैं इस रे को इधर रोटेट कर सकता हूँ। सो यहाँ रोटेट करके गई तो ये इसकी फाइनल पोजीशन कहलाएगी, जिसका हम नाम रख देते हैं फाइनल रे। और मैंने रोटेट किधर से किधर किया है, रोटेट इधर से किया है ऐसे। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ। या ऐसा हो सकता था कि मेरे पास ये इनिशियल रे है और इस इनिशियल रे को मैं इधर की तरफ रोटेट कर दिया, ये फाइनल रे हो गई, और इसका रोटेशन कैसे कर दिया, क्लॉकवाइज कर दिया। सो यहाँ पर हमारे पास ये इनिशियल रे है। सो दिस इज़ इनिशियल रे और ये जो है हमारी फाइनल रे है। सो इनिशियल रे और फाइनल रे के बीच का ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज़ नोन एज एंगल। तो हम इसी को एंगल लिखते हैं। सो एंगल क्या हो गया कि यदि हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, वैसे हम मैथमेटिकली इसे लैंग्वेज में हम रे ही बोलते हैं, बट आप एक लाइन सेगमेंट ले लें, उस लाइन सेगमेंट को अपनी जगह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। घुमाने के बाद जहां आप उसे फाइनल पोजीशन पर रोक देंगे, सो उन दोनों के बीच का जो स्पेस जनरेट हो जाता है दैट इज़ नोन एज एंगल। तो हम इस तरीके से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस स्पेस को मेजर कैसे करेंगे। सो मेजरमेंट ऑफ द एंगल। सो एंगल को मेजर करने के लिए हम दो तरह की यूनिट्स डिफाइन कर सकते हैं। सो यूनिट्स ऑफ एंगल, यूनिट्स ऑफ एंगल। सो एंगल की हम दो यूनिट्स लेते हैं। कौन कौन सी यूनिट है, एक तो डिग्री कहलाएगी और दूसरा कहलाता है रेडियन। सो डिग्री और रेडियन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो डिग्री और रेडियन को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले एक सर्कल कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हमारा सर्कल हो गया, ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से मैंने मिला दिया, तो ये सर्कल की रेडियस क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। अब यदि हम इस सर्कल में इसको कंसीडर करते हैं, इस आर्क को, तो आर्क हो गई। अब ये जो स्पेस बन गया, इसको इनिशियल रे मान लीजिए, इसको फाइनल रे मान लीजिए। तो इनके बीच का ये जो स्पेस बना, दिस स्पेस इज अवर एंगल, और ये जो यहाँ पर है ये आर्क लेंथ कहलाएगी। तो ये क्या हो गई,
आर्क हो गई। अब यदि हम इस पूरे को एक राउंड घुमा देते हैं, पूरा एक चक्कर घुमा देते हैं, तो पूरा एक चक्कर घुमाने के बाद जब दोबारा वहीं पर रे लौट करके आएगी तो डिग्री में तो ये 360 डिग्री होगा और रेडियन में ये 2 पाई होगा। तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि हम अपने पास ये एक हमारे पास कोई रे थी, इस रे को मैं पूरा यहाँ से ऐसे घुमा करके दोबारा यहीं ले आता हूँ। सो 360 डिग्री घुमा दिया। अब ये मेरे पास इधर ये फाइनल रे हो गई, तो इनिशियल रे फाइनल रे यहाँ आ गई। सो मैंने क्या कर दिया, इसको 1 रोटेशन घुमा दिया। तो एक रोटेशन घुमाने पर इन वन रोटेशन जो एंगल होगा, इन वन रोटेशन एंगल इज 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। ये दोनों डेफिनेशन के फॉर्म में हम इन्हें एक्सेप्ट करेंगे, ये डेफिनेशन ही है, हम इनको डेफिनेशन बना सकते हैं यहाँ पर। सो एंगल डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, एक इनिशियल रे लिया, ये मान लो मेरे हाथ में एक ये है रे हो गई, इस रे को मैंने यहाँ से पकड़ करके ऐसे घुमा दिया, यहाँ ले आए या इधर घुमा दिया। सो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर जा कर के जब रोक दिया तो वो जो स्पेस जनरेट होगा दोनों लाइन के बीच में, उस स्पेस का नाम तो हमने एंगल कर दिया। अब एंगल को मेजर करने के लिए हम 2 तरह की यूनिट्स लेंगे, एक डिग्री कहलाएगी और दूसरा रेडियन कहलाएगा। उसके लिए हमने क्या कर लिया, एक सर्कल डिफाइन कर, एक सर्कल ले लिया। सर्कल में हमने प्रॉपर्टी कौन सी ले लिया, एक सर्कल का रेडियस होगा और दूसरा हम उसका सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। सो हमें इसका काम पड़ेगा। सो अपने को ये ध्यान रखना है कि सरकमफेरेंस कितना होगा। सो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ 2 पाई आर। आप यूनिट सर्कल ले लीजिए, रेडियस 1 मान लीजिए, तो ऐसे आ जाए। सो हम अब एक रोटेशन में हम अपने इस रेडियस को पकड़े और इसको पूरा एक चक्कर यहाँ से यहाँ पर रोटेट करके ले आए, तो एक रोटेशन में हमारे पास जो एंगल होगा दैट विल बी 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। तो इस तरीके से हम रेडियन या जो है उसको डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं। सो आप देख लीजिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विद मेजरमेंट ऑफ द पार्ट्स, साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी ट्रायंगल की साइड, एंगल का जो मेजरमेंट करते हैं वही ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। एंगल क्या हो गया, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। तो हमारे एंगल की 2 साइड हो गई है। यहाँ पर मान लो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो इनिशियल साइड हो गई, ये उसकी फाइनल साइड हो गई। और जो पॉइंट है जिसके अबाउट हमने उसे क्या किया है, रोटेट किया है। सो हम जिस पॉइंट के अबाउट उसको रोटेट कर रहे हैं, ये हमारा जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। इस पॉइंट का नाम है वर्टेक्स। तो हम इस पॉइंट को वर्टेक्स लिख सकते हैं। सो दिस इज वर्टेक्स। सो द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द वर्टेक्स। इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज then the angle is said to be positive, and if the direction of rotation is clockwise then the angle is negative. मैथमेटिक्स में यही हमारा कन्वेंशन है कि यदि हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तब तो हमारा एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यदि हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसको निगेटिव लेंगे। फिजिक्स में हम एग्जैक्टली इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट चूँकि हमारे पास 2 सेंस ऑफ रोटेशन है, मैं इस पेन को इधर घुमा सकता हूँ और इस पेन को इधर। मान लो मैंने इसको इधर 30 डिग्री घुमाया तो लिख दिया कि एंगल 30 है, या इसको मैंने इधर की तरफ घुमा दिया वो भी 30। अब हम एक को +30 लिखेंगे और एक को -30 लिखेंगे, जिससे हम यदि केवल किसी को बता दें कि एंगल +30 है तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि इनिशियल रे से एंटी क्लॉक घुमाएंगे अपनी रे को तो हमें +30 का एंगल हो जाएगा, और यदि हम उसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो एंगल किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब हम एंगल को 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। तो डिग्री मेजर क्या है, डिग्री इज द मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 1/360 ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। जो हमारा सर्कमफरेंस है, यदि हम उस सर्कमफरेंस को किस में डिवाइड कर दे, 360 पार्ट में डिवाइड कर दे, तो एक पार्ट की जो वैल्यू होगी वो 1 डिग्री कहलाएगी। और रेडियन में क्या होगा, रेडियन इज द मेजर ऑफ अ
सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ कि हम जो डिफाइन कर रहे थे यहाँ पर डिग्री और रेडियन में, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे मेरे को डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ 1 डिग्री। तो व्हाट इज़ 1 डिग्री, हम 1 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सही मैंने आपको बताया है कि 1 डिग्री क्या होता है, 1/360 पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस सो आप यहाँ पर ये एक सर्कल ले लीजिए। अब मान लिया हमारे पास ये रेडियस r है और ये एंगल थीटा है, ये उसका आर्क हो गया। सो इस आर्क को मैं लेंथ l लिख देता हूँ। आप एंगल की डेफिनेशन याद रखिए, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। इसमें एंगल हमेशा रेडियन में ही होता है। सो जैसे मान लो मैंने थीटा मान लिया, आर्क को l ले लेता हूँ और इसको r मान लेता हूँ, तो आर्क लेंथ l किसके इक्वल हो जाएगा, r इंटू थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब मुझको तो क्या बताना है, 1 डिग्री बताना है। सो 1 डिग्री का मतलब ये हुआ कि सर्कमफ्रेंस को हम यदि 360 से डिवाइड कर देते हैं तो जो लेंथ ऑफ आर्क आएगी वो 1 डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो 1 डिग्री के लिए हम सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। सो लेंथ ऑफ आर्क किसकी इक्वल हो गई, r इंटू थीटा की इक्वल हो गई। और ये जो लेंथ है फॉर 1 डिग्री, दिस लेंथ फॉर 1 डिग्री मस्ट बी इज इक्वल टू 1/360 इंटू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल आ गया। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब क्या है कि सर्कल का जो सर्कमफरेंस है जिसकी वैल्यू हम कितना लिखेंगे 2πr, उसका कितना पार्ट है 1/368 पार्ट है। उस पूरे सर्कमफरेंस को जिसकी वैल्यू 2πr है, यदि मैं उसको 360 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझको जो एंगल, जो लेंथ मिलेगी सर्कमफरेंस की, जो लेंथ मिलेगी हमें सर्कमफरेंस में, वो लेंथ की वैल्यू ही क्या कहलाएगी, 1 डिग्री कहलाएगी। अब आप देखिए लेंथ मैंने यहाँ पर कितना कर दिया है, r इंटू थीटा, तो मैं r थीटा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1/360 इंटू 2πr। सो r से r यहाँ कैंसिल कर दिया, तो जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो 2π डिवाइड बाई 360, ये आ गया। से दिस इज़ 1 डिग्री। सो देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 2π डिवाइड बाई 360 रेडियन। तो ऐसे आप बता सकते हैं। सो ऐसे हम 1 डिग्री को बता सकते हैं। आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई यदि कर देते हैं तो यहाँ पर हमें हमेशा मिल जाएगा 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन। तो इस तरीके से हमने अपने एंगल, कभी भी हम कोई क्वांटिटी, कोई यूनिट डिफाइन करते हैं तो उसका अपना एक स्टैंडर्ड तरीका होगा कि हम उसको जो है किस तरीके से मैथमेटिकली या फिजिक्स में डिफिनेशन को हम ऑपरेशनली डिफाइन करें, कैसे यूज़ करते हैं। सो 1 डिग्री की वैल्यू कितने रेडियन हो गई, 2π डिवाइड बाई 360। यह हम यदि दोनों तरफ उससे 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 360/2, आ जाएगा कितना 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू π रेडियन। इन दोनों में से कोई भी हमेशा हम याद रख सकते हैं। तो हमारे लिए ये एक ट्रुथ हो गया किसकी वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम 1 डिग्री को डिफ़ाइन कर सकते हैं। 1 डिग्री के बाद डिफ़ाइन कर सकते हैं हम 1 रेडियन को। लेट अस डिफ़ाइन 1 रेडियन। सो 1 रेडियन को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो डेफिनेशन है कि हम कितने स्पेस को 1 डिग्री बोलेंगे और कितने स्पेस को 1 रेडियन बोलेंगे। तो जब हमने 2 लाइन लिया, एक ये इनिशियल रे और एक फाइनल रे, तो हमें उस बीच की स्पेस को 1 डिग्री कब बोलना है। सो हम जो इनिशियल रे ले रहे हैं तो किसी भी लेंथ का, हम किसी भी लेंथ की एक रे लेंगे, उस लेंथ को हम रेडियस बनाएंगे और सबसे पहले एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। उस सर्कल का जो टोटल सर्कमफरेंस है उसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 2πr। अब उस 2πr को किससे डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री से। सो 2πr क्या चीज़ था, दैट वाज द लेंथ ऑफ द सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस की वैल्यू है, उस सर्कमफरेंस की वैल्यू को मैंने 360 से डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट की जो लेंथ आएगी, वो जो लेंथ है वो लेंथ सेंटर पर जितना एंगल बनाएगी
वही एंगल क्या कहलाएगी, 1 डिग्री कहलाएगी। सो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन में इस बात को सिखा दिया था कि लेंथ मैंने निकाला यहाँ पर ये लेंथ मैंने निकाला और लेंथ इज इक्वल टू कितना लिख दिया, 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 रिप्रेजेंट कर दिया और लेंथ की वैल्यू आर थीटा लिख करके मैंने डिग्री की वैल्यू, तो 1 डिग्री आ गए। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द 1 डिग्री। सो 1 डिग्री आ गया 2 पाई डिवाइड बाई 360 रेडियन। अब आगे अपने को लेना है कि हम 1 रेडियन किसको लिख सकते हैं। सो 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए हम फिर सर्कल पर आ जाएंगे अपने। सो हम एक ये सर्कल बना लेंगे। इस सर्कल में मान लिया मैंने ये रेडियस आर है और यहाँ पर हमने टर्मिनल रे मान लिया, ये इनिशियल है, ये इनिशियल रे मान लेता हूँ और ये फाइनल रे मान लेता हूँ और क्लॉक एंटी क्लॉक गए हैं तो एंगल थीटा हो गया। सो ये लेंथ मेरे को लेना है। सो यहाँ पर ये जो लेंथ मैंने बनाया है आपके पास, सो दिस लेंथ, ये लेंथ, तो मान लो इस लेंथ की वैल्यू किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। सो आर सर्कल के रेडियस में आर लेंथ की आर्क जितना एंगल बनाएगी वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। सो 1 रेडियन इज द सेंट्रल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जो थीटा है ये 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन होगा। कब होगा, इफ़ लेंथ ऑफ आर्क लेंथ, ये भी जो भी है आर्क लेंथ ऐसे बना देता हूँ मैं, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। यदि हम वो आर्क लें जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल है तब तो जो हमारा एंगल है वो किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। अब आर्क लेंथ की वैल्यू आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। सो आ जाएगा, सो रेडियन और डिग्री हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और रेडियन डिग्री में हमने रिलेशन लिख रखा था। तो यदि हमें एंगल डिग्री में दिया है तो हम रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे और यदि हमें रेडियन में दिया है तो हम उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस बार एक दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ज़रा रिकैप करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फाइंड इनटू रेडियन। तो फाइंड इनटू रेडियन, रेडियन में हमें वैल्यू निकालना है। एक एक छोटे छोटे प्रॉब्लम लगा के देखते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर हम ले रहे हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री को हमें किस में लेना है, रेडियन में लेना है। सो लेट अस ट्राई टू यूज़ द इक्वेशन। हमें फार्मूला क्या पता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो यहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। 1 डिग्री अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, पाई डिवाइड बाई 180 ऐसे बता सकते हैं। सो आप हमेशा एक छोटा सा रिलेशन याद रखिए कि 2 पाई, केवल 2 पाई कभी मत लिखिए, 2 पाई रेडियन दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 360 डिग्री। सो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए उसको, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, या 2 से डिवाइड कर दोनों तरफ, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 180। इस छोटे रिजल्ट को आप ध्यान रखिए और आप ये याद रखिए कि हम एंगल को 2 यूनिट में लिख सकते हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में। ये हमारे पास 2 वैल्यू हैं। तो आप देखिए 1 डिग्री किसके इक्वल हो गया, पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन के। अब मेरे को तो कितना यूज करना है, 30 डिग्री। सो 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी, पाई डिवाइड बाई 180 इंटू 30। सो डिवाइड कर देंगे, सो पाई बाई 6। आगे धीरे धीरे करके ये सब वैल्यूज़ अपने को याद हो जानी चाहिए और याद भी हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। सो हमने 30 डिग्री को किस में चेंज कर दिया, रेडियन में। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर 30 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। तो ऐसे डिग्री और उसको बदला जा सकता है। दूसरी प्रॉब्लम लगा करके देख लेते हैं। सो सेकंड में है कि हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेने का क्या मतलब हो गया, इसको सॉल्व कर लिया जाए। सो अभी आप देखिए 1 डिग्री की वैल्यू मैंने अभी कितनी बताया है, पाई डिवाइड बाई 180। मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। सर्कुलर मोशन वगैरह पढ़ते समय
हमें डिग्री को रेडियन में बदलना या रेडियन को डिग्री में बदलना, ये हमारा काम पड़ेगा SHM पढ़ते समय, वेव पढ़ते समय। ये एक बेसिक स्किल का हमारा पार्ट है, इसलिए हम छोटे छोटे क्वेश्चन हमें अपने आप लगाने आने चाहिए। तो हमारा ये कितना है 45 है, यदि आप 45 डिग्री लेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा पाई डिवाइड बाई 180 इंटू 45। अब आप इसको काट दीजिए, सो ये कैंसिल हो जाएगा, सो पाई बाई 4 यहाँ पर आ गया। सो आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 45 डिग्री एंगल इज़ इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। इसके लिए सिंबल आप RAD यूज़ कर सकते हैं। सो ये आ गया यहाँ पर। सो हमने क्या किया, यहाँ पर डिग्री को रेडियन में बदलना सीख लिया। तो हमें कोई भी यदि एंगल दिया हुआ है सो डिग्री में, तो हम उसे रेडियन में बदल सकते हैं, और रेडियन में दिया हुआ है तो हम उस एंगल को डिग्री में बदल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेता हूँ थर्ड वाले पार्ट में मैं मान लेता हूँ कि जो थीटा की वैल्यू है -225 डिग्री है। सो 225 डिग्री को एक बार सॉल्व करके देखते हैं कितना होगा। तो सॉल्यूशन में आप देख लीजिए 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल थी, पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन। सो ऐसे लिख लिया। क्लियर है, अपने को पढ़ रखे हैं उधर 180 डिग्री इज इक्वल टू, मैंने आपको अभी पाई रेडियन सिखाया था। सो ये आप ध्यान रखिए 180। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 180। कितना लेना है, -225 डिग्री, तो -225 माइनस पाई डिवाइड बाई 180 इंटू यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 225 लिख सकते हैं। सो इतना रेडियन आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको इजीली। मेरे को लगता है कि आप इसे बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप एक बार इसको रिप्रेजेंट करके देख लीजिए। तो इसको सॉल्व कर लिया है, सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करने पर आ जाएगा, सॉल्व करने पर आएगा -5 पाई बाई 4। कैसे मैंने इसे लिख दिया -5 पाई बाई 4, आप इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा 225 डिवाइड बाई 180। सो आप इसको ऊपर वाले को तो कितना लिख सकते हैं 180 प्लस 45 डिवाइड बाई 180। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा इतने रेडियन में। सो 180 वाले से कितना आगे है 45 डिग्री आगे है, और अभी मैंने 45 को बताया था कितना पाई बाई 4, तो पाई प्लस पाई बाई 4 की इक्वल हो जाएगा। तो पाई प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आसानी से आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं डिवीज़न, छोटे छोटे कैलकुलेशन, ये आप अपनी प्रैक्टिस करिए। ज़्यादातर बच्चों में इनको दिक्कत रहती है, सो आप इसको समझ करके हमेशा अपने आप लगा सकते हैं। सो हमारे पास एंगल दिया था -225, जिसको हमने किस में चेंज कर लिया, रेडियन में चेंज कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर एक वैल्यू हम और ले लेते हैं कि सपोज़ थीटा की वैल्यू हमारे पास जो है वो 60 डिग्री है, इसको चेंज करना है। सो आप देख लीजिए 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना है पाई डिवाइड बाई 180 है। सो हमें 60 डिग्री बताना है, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई डिवाइड बाई 180 इंटू 60। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 3 रेडियन। ये सब अभी मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए घर में दूंगा। ये इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अपने लिए एक बहुत बेसिक बात हो कि हम तुरंत डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में आसानी से क्या कर पा रहे हैं, कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो हमारे लिए इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रह जाता है, हम बहुत आसानी से इसको ड्रा करके बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये करेंगे कि कन्वर्ट इनटू डिग्री। सो हमें रेडियन में दिया है, और रेडियन में जो दिया है तो हमें उसको किस में बनाना है, रेडियन को डिग्री में बताना है। सो यहाँ पर ये ले रहे हैं, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ पाई बाई 6 रेडियन। अभी उधर पीछे हम देख रखे थे। सो सॉल्यूशन में आप देख लीजिए, रेडियन को डिग्री में बदलने का फार्मूला आप ध्यान रखिए क्या होता है, पाई रेडियन
इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अपने को तो रेडियन को किसे बदलना है, डिग्री में, और π/6 है। तो फार्मूला क्या है कि पाई रेडियन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। सो देयरफॉर यहाँ पर 1 रेडियन आ जाएगा। सो 1 रेडियन दैट इज इक्वल टू 180/π, यहाँ पर आ गया 180/π आ गया। अब मेरे को कितना चाहिए, π/6, तो π/6 रेडियन की हम वैल्यू को यहाँ से आसानी से बता सकते हैं। सो सो यहाँ पर आप π/6 लिख दीजिए। सो π/6 रेडियन इज इक्वल टू π/6 रेडियन इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया, 180/π तो 1 था, इंटू π/6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो π से π कट जाएगा, और यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, 30 आ गई। सो देयरफॉर π/6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, बहुत आसानी से आ जाएगा। यहीं पर आप फिर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में 3π/2 रेडियन है। सो 3π/2 रेडियन को लिखना है। सो आपकी वही वैल्यू है, पाई रेडियन पूरा लिखे पहले, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री आ गया। सो देयरफॉर 1 रेडियन आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं 180 डिवाइड बाई, याद करने की जगह बेसिक बातें समझना है और हमेशा क्वेश्चन को बेसिक से लगाना है, जिससे धीरे धीरे अपना दिमाग इतना ट्रेंड हो जाए कि हम डायरेक्ट लिखने लगे। अब मेरे को क्या बताना था यहाँ पर 3π/2 रेडियन, 3π/2 रेडियन हो जाएगा यहाँ पर कितना, 180/π इंटू यहाँ पर हो गया 3π/2। सो पाई से पाई कैंसिल हो गया और इसको इधर से कैंसिल कर देंगे, 90 आ जाएगा। तो 3π/2 इज इक्वल टू 270 डिग्री। सो आप देख लीजिए 3π/2 रेडियन दैट इज इक्वल टू 270 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एक तो पार्ट हमें इसमें यही कर, कभी कभी हमें 1 डिग्री से भी छोटे एंगल को मेजर करना पड़ता है। सो हम 1 डिग्री से छोटे एंगल को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसे 1/2 डिग्री, 1/10 डिग्री, 1/100 डिग्री लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी हमारे पास यूनिट्स हैं, तो हम एंगल को डिग्री के यदि छोटे हैं तो उनको मिनट में या सेकंड में लिख सकते हैं, जिसको आर्क मिनट बोलते हैं और आर्क सेकंड बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी दूर के प्लैनेट या किसी स्टार का आप एंगल निकालना चाहते हैं और यदि स्टार हमसे बहुत दूर है तो हमारी आई पर बहुत छोटा एंगल बनाएगा, 1 डिग्री से बहुत छोटा एंगल हो सकता है वो, तो उसको मेजर करने के लिए हम आर्क मिनट और आर्क सेकंड में लिखते हैं। सो हम डिग्री को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। सो 1 डिग्री हैज 60 आर्क मिनट। सो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एक लाइन ऊपर खींच देंगे। एंड 1 मिनट हैज 60 आर्क सेकेंड। आर्क बार बार नहीं लिखे, केवल सेकंड ही लिख देते हैं लोग। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो ऐसे कर सकते हैं। तो 1 डिग्री को हम 60 पार्ट में यदि डिवाइड कर देते हैं तो हमें 1 मिनट की वैल्यू मिल जाएगी। सो 1 मिनट क्या हो गया, 1 मिनट हो गया 1 डिग्री डिवाइड बाई 60, ये 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री डिवाइड बाई 60। एंड 1 सेकंड क्या हो गया, 1 सेकंड हो गया हमारे पास 1 मिनट डिवाइड बाई 60। तो यदि 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो जो एंगल छोटा सा मिलेगा वो 1 मिनट कहलाता है। सो हमें यदि कभी ज़रूरत पड़े तो हम उसको मिनट और सेकंड में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती हैं।
सो हमने एंगल सीख लिया क्या होता है। एंगल को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिग्री में लिख सकते हैं और रेडियन में लिख सकते हैं। डिग्री को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू 1 मिनट कहलाएगी। वो जो 1 मिनट का एंगल मिलेगा यदि हम उसको 60 पार्ट में डिवाइड कर दें तो एंगल क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। इस तरीके से हम उसको डिग्री, मिनट और सेकंड में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसमें हमें दो छोटे छोटे एप्लीकेशंस करना है जो हमने पढ़ा है। सो एप्लीकेशन वाले पार्ट में अभी हम यहाँ तक के नॉलेज में कुछ छोटी सी बेसिक बातें अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम निकालना चाहेंगे आर्क लेंथ। सर्कुलर मोशन पढ़ते समय बार बार काम पड़ेगा। सो आर्क लेंथ को L से लिखेंगे या तो किससे लिखेंगे, थीटा से। तो सपोज मेरे पास ये एक सर्कल है और यहाँ पर ये इसका रेडियस R है और यहाँ से यहाँ तक का मैं सरकमफेरेंस मान लिया है। सो ये मान लिया आर्क लेंथ L है और एंगल थीटा है। सो एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस। ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ये जो एंगल है थीटा, दिस एंगल थीटा इज़ इन रेडियन, ये रेडियन में ही होगा। सो दिस एंगल थीटा इज़ इन रेडियन, तो हम उसको रेडियन में ही हमेशा एक्सप्रेस करेंगे। सो यहाँ पर आप ये लिखेंगे थीटा एंड थीटा इज़ इन रेडियन, ये आप याद रखिए। तो ऐसे इसको बताया जा सकता है। सो आर्क लेंथ की वैल्यू हो गई। अब इस पे एक बार क्वेश्चन लगा के देखते हैं। सो क्वेश्चन है फाइंड आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का मतलब लेंथ ऑफ आर्क। फर्स्ट एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया है 2 मीटर और वो जो आर्क है वो सर्कल के सेंटर पर 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ऐसा लिखा रहेगा लैंग्वेज में, डायग्राम बना रहेगा। तो आर्क कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। सो देखो हमें आर दिया है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 डिग्री। डिग्री को चेंज करें किसमें, रेडियन में। तो आप देखिए मैंने आपको बताया था 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180। सो मैं यहाँ लिखूँगा पाई डिवाइड बाई 180। आप जब सॉल्व करेंगे तो ये पाई बाई 6 रेडियन। फार्मूला लगाने के पहले आपको उसको रेडियन में ही निकालना पड़ेगा। इनका हमारा एक्चुअल काम पड़ेगा फिजिक्स पढ़ते समय आगे। अब मैंने आपको फार्मूला बताया था थीटा इज इक्वल टू आर्क मतलब लेंथ डिवाइड बाई रेडियस आर्क। सो देयरफॉर एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। सो आर की वैल्यू तो 2 दिया है और थीटा की वैल्यू कितनी दिया है, पाई बाई 6। सो एल की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, पाई बाई 3 मीटर। यहाँ आ जाएगा। अब आपको यदि आगे वैल्यू लिखना है तो पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। सो आप आगे लिखना चाहें तो पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू, पाई एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 22/7, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, 3.14। पाई और पाई रेडियन में डिफरेंस है। जब आप एंगल को किस में मेजर करेंगे, पाई एंगल को मेजर करना चाहते हैं, आप मेजर करेंगे तो मान लो आपने डिग्री मेजर किया लेकिन आप उसको रेडियन में लिखना चाहते हैं, या रेडियन में लिया लेकिन आप डिग्री मेजर करना चाहते हैं, तो डिग्री और रेडियन का रिलेशन हम लिखते हैं। सो वहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे एंगल पाई रेडियन विल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे लिखेंगे हम। और दूसरा यदि हमें केवल पाई की वैल्यू बताना है तो पाई एक मैथमेटिकल सिंबल है, पाई एक रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू हम किसके इक्वल लिखते हैं, 2π/7 के इक्वल लिख सकते हैं। सो ऐसे यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो नेक्स्ट एक इसका करके देख लेते हैं कि जैसे हम मान लेता हूँ कि मेरे पास जो है आर है, सेकंड में रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है। इसमें हमें आर्क लेंथ निकालना है। सबसे पहले थीटा की वैल्यू लिख लेंगे 120 डिग्री
तो 120 और डिवाइड बाई यहाँ कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 लिख सकते हैं। तो 60 से कट जाएगा तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। सो एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस। सो देयरफॉर एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। सो आर की वैल्यू 10, थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 पाई डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पहला एप्लीकेशन हो गया जहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, आर्क लेंथ निकाल रहे हैं। आर्क लेंथ के बाद हमारा जो दूसरा एप्लीकेशन है, दूसरे एप्लीकेशन में हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालना चाहते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते समय या आगे कहीं पर भी आपके सर्कल या किसी पार्ट की एरिया निकालना है तो वहाँ पर इसका काम पड़ेगा। सो आप देखिए एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए ये जैसे यहाँ पर ये आर और ये भी आर होगा और यहाँ से मैंने इसको ले लिया और ये एंगल थीटा है। सो ये जो मेरा पोर्शन बच रहा है इस पोर्शन की हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। सो टोटल जो है एल लेंथ है और एंगल कितना है, थीटा है। सो इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, यदि बहुत छोटा है तो एरिया 1/2, यहाँ पर ये वैल्यू लिख लेंगे आप 1/2 आर रेडियस इंटू आर्क लेंथ, जो भी इसकी तो आर्क लेंथ कितनी है, एल है। सो एरिया की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आर, एरिया की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 आर और ये आर इंटू थीटा। सो सेक्टर की एरिया होगी 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। सो इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों लिख दिया है, हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया है बेसिकली। अब हाफ बेस इंटू हाइट क्यों लगाया है, मैं आपको आगे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन पढ़ाते समय जब मैं आपको स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन सिखाऊंगा तो वहाँ पर बता दूंगा। अभी आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि ये 1/2 आर और ये इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, आर इंटू थीटा। सो सेक्टर की एरिया आ जाएगी 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। दूसरा भी तरीका है हमारे पास इसको सोचने का, एक बार ज़रा देख लेते हैं कि जैसे हमें थीटा रेडियन में दिया है। सो ये यदि हम टोटल बना लेते हैं एक सर्कल और टोटल सर्कल बनाते हैं तो जो इसके पूरी की एरिया आती है ये कितनी आती है, पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई रेडियन के करेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो एरिया है वो कितनी है, पाई आर स्क्वायर। सो 1 रेडियन जितनी आर्क एंगल बनाएगी उससे करेस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई, पाई से पाई कट गया। और थीटा रेडियन कितना, सो थीटा रेडियन की करेस्पॉन्डिंग यदि आप निकालना चाहते हैं तो थीटा रेडियन करेस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। देयरफॉर यदि हमारे पास थीटा रेडियन का एक आर्क बन रहा है, यहाँ ये थीटा है और यहाँ पर हमने इस एरिया को निकालना है तो थीटा रेडियन की करेस्पॉन्डिंग एरिया किसकी इक्वल हो गई, थीटा की करेस्पॉन्डिंग एरिया हो जाएगी हमारे पास ए इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू आ गई ना 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो आप इसको यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व करके बता सकते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है। फिर भी आप देख लीजिए बहुत छोटी छोटी बातों को बिना याद किए, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स हमें बहुत ज़्यादा या बहुत सारी याद रखना पड़ेगा। हमें क्या करना है इस पूरे पोर्शन में कि हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस आर है और सर्कल की कोई आर्क एंगल सेंटर पे कितना बना रही है, थीटा बना रही है। तो जो थीटा बन रहा है तो जो छोटा सा पार्ट अपने को बन रहा है जिसको हम नाम रखें हैं सेक्टर, तो उस सेक्टर की कितनी एरिया होगी। सो एरिया निकालने के लिए यदि मैं टोटल सर्कल ले लेता हूँ तो टोटल सर्कल लूँगा तो टोटल कितना एंगल हो गया, 2 पाई रेडियन का। इस 2 पाई रेडियन के करेस्पॉन्डिंग एरिया किसकी इक्वल हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर की। ये अपने सबको पता है कि सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर होती है। ये अभी मैं जब आपको कैलकुलस पढ़ाऊँगा तो वहाँ मैं क्लास में आपको डिराइव करके सिखा दूँगा कि हम कैसे इंटीग्रल कैलकुलस का यूज़ करके सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर
या स्फीयर की एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इनको कैसे हम कैलकुलस से इवेलुएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें निकालना था कि हमारे पास एक सेक्टर है, सेक्टर का मतलब कोई एक आर्क है जो जिसका सेंट्रल एंगल कितना है, सेंट्रल एंगल का मतलब सेंटर पर उसका एंगल, जिसका सेंट्रल एंगल किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। सो हमें ये बताना था कि वो कितना वहाँ पर एरिया बनेगी, एरिया कितना उसके द्वारा जनरेट होगा। तो इसके लिए एक तो मैंने पहले इधर बता दिया था कि आप हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, और यहाँ पर बेस कितना ले लिया आर, और हाइट ले लिया मैंने आर इंटू थीटा, उस सेक्टर की लेंथ। क्यों कर सकता हूँ ये, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में मैं आपको आगे सिखाऊंगा। दूसरा मैंने आपको इंटरी मेथड सिखा दिया कि यदि 2 पाई रेडियन है तो 2 पाई रेडियन टोटल एंगल हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग एरिया किसकी इक्वल होगी, पाई आर स्क्वायर के। तो 1 रेडियन की निकालेंगे तो दोनों तरफ 2 पाई से डिवाइड कर दिया, तो 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, आर स्क्वायर बाई 2 आ गई। तो थीटा रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर थीटा, इसलिए सेक्टर की एरिया हो जाएगी हमारे पास कितनी, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप देखिए सोल्यूशन में कैसे कर सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। और हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है पहले कि आर की वैल्यू तो 4 मीटर दिया हुआ है, और जो थीटा दिया है वो 30 डिग्री दिया है। ध्यान रखिए अपने को एंगल डिग्री विग्री में नहीं चाहिए, तो आप यहाँ सोल्यूशन में आर की तो कोई दिक्कत है नहीं, थीटा की वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, और मैंने आपको सब सिखा दिया है। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, पाई/6 रेडियन के। अब आप बता सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर किसकी इक्वल है, 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। सो 1/2 आर का वैल्यू यहाँ पर 4 स्क्वायर, और थीटा कितना हो गया है, पाई/6। सो ऐसे आप यहाँ पर आराम से बता सकते हैं। सो कितना हो गया ये, 1/2 इंटू 16 इंटू पाई/6, तो 2 और यहाँ 8 हो गया, और फिर यहाँ से 2 से काट देंगे तो 4 पाई/3 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम सेक्टर की एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकालना सीख लिया। सो आज के लेक्चर में अपने को बस इतना ही सीखना है। आगे मैं इसका एक फिजिक्स का एप्लीकेशन आपको सिखा देता हूँ। वैसे सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे कि जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा फैन रोटेट कर रहा है, या मैं स्पिन को ही क्या करना चाहूँ, रोटेट करना चालू कर दूँ, तो इसका एंगल चेंज होगा, तो एंगल चेंज करने का रेट इसकी एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी, और ये टिप आगे जा रहा होगा तो इसके चलने की डिस्टेंस उसकी लीनियर वेलोसिटी कहलाएगी। सो अगले एप्लीकेशन में मैं आपको एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन सिखा देता हूँ। सो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी and angular velocity and linear velocity, angular velocity and linear velocity। स्पीड भी आप बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर बाद में इन सबको एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए क्या मतलब है इसका, ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, ये इसका रेडियस हो गई, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया, तो पॉइंट जिस स्पीड से चलेगा वो तो लीनियर स्पीड भी हो गई। अब ये घूम कर कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँच जाएगा, मैं कांस्टेंट ही मान रहा हूँ, और इसकी स्पीड अभी भी यहाँ कितनी है, v है, और एंगल कितना चला गया, थीटा। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम कितना लग गया, t लग गया। सो जो स्पीड है इस पर, लीनियर स्पीड या स्पीड, वो b किसकी इक्वल है, डिस्टेंस s डिवाइड बाई टाइम। सो हम ऐसे इसको बता सकते हैं यहाँ पर। सो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम आ गई। सो b की वैल्यू आ जाएगी s/t, और s किसके इक्वल है, r इंटू थीटा के इक्वल है। सो b की जो वैल्यू है s, आर्क लेंथ, इसे s लिख लिया है, तो आर्क लेंथ कितनी पढ़ते हैं हम, r इंटू थीटा डिवाइड बाई t। सो b की वैल्यू किसकी है, r, एंड थीटा बाई t इज योर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज़ हो गई, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को मैं किससे लिख रहा हूँ, ओमेगा से। सो ओमेगा विल बी इज इक्वल टू एंगल
डिवाइड बाई टाइम। ये डेफिनेशन तब लगा सकते हैं जब वो कांस्टेंट रेट से चला। तो ऐसे कोई क्वेश्चन अभी बेसिक अपने को प्रैक्टिस करने के लिए दिए जा सकते हैं कि हमारे सर्कल में एक पॉइंट जो है वो किसी स्पीड से चक्कर लगा रहा है, तो जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी या उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी। तो लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड अपने को निकालना होगा। सो v इक्वल टू एस बाई टी लगा देंगे, जहाँ पर एस क्या चीज़ है, उसकी आर्क लेंथ है। और यदि हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो ओमेगा किसके इक्वल लिख देंगे, थीटा बाई टी के। बेसिकली इनको क्या लिखते हैं, कैलकुलस की लैंग्वेज में हम इनको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, जब कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा होगा तब क्या लिखेंगे। इस तरह की सब चीज़ें हम आगे चल कर के लेक्चर्स में डिसाइड करेंगे। सो आज के लेक्चर में आपको इतना ही सीखना है। इसके प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आप DPP में अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप देख करके इनको लगा सकते हैं।